नमस्कार। आरटीई एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिसी मेकर हैं तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए है। हम इसके बेसिक नियमों से लेकर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स तक सब कुछ गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा 2009 से पहले के हालात पर गौर कीजिए। क्या आपको पता है कि उस वक्त भारत में लगभग 7.5 करोड़, जी हाँ 75 मिलियन बच्चे बुनियादी शिक्षा से पूरी तरह वंचित थे। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि उस समय की एक बहुत ही गंभीर जमीनी हकीकत थी। स्थिति कितनी गंभीर थी, इसे ऐसे समझिए कि देश की 25% आबादी निरक्षर थी और करीब 8.5 करोड़ बच्चे स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाए थे। जाहिर है, ऐसे हालात में सिर्फ कागजी योजनाओं से तो काम चलने वाला नहीं था। एक मजबूत और कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचे की सख्त जरूरत थी, और यहीं से एक बड़े बदलाव की नींव पड़ी। आज के हमारे इस एजेंडे में हम 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। आरटीई एक्ट का संदर्भ, बुनियादी शिक्षा के जनादेश, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कड़े नियम, संचालन और संरचना के मानक, और अंत में इसकी वर्तमान सीमाएं और चुनौतियां। आइए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, आरटीई एक्ट 2009 का संदर्भ। आइए सबसे पहले उस शैक्षिक आधारशिला को समझते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2001 के सेंसस के जब डराने वाले आंकड़े सामने आए, उसके बाद भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 4 अगस्त 2009 को हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, और फिर 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट पूरी तरह लागू हो गया। इसके लागू होते ही भारत उन 135 देशों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने शिक्षा को हर बच्चे का संवैधानिक और मौलिक अधिकार बना दिया है। सच में ये एक बहुत बड़ा कदम था। भाग 2, बुनियादी शिक्षा के जनादेश। चलिए अब इस कानून के तहत मिलने वाली मुख्य अधिकारों पर नजर डालते हैं। इस पूरे पॉलिसी की सबसे बड़ी और खास बात क्या है? वो है भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की पूर्ण गारंटी। और ध्यान रहे, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक सख्त संवैधानिक जनादेश है जिसका पालन करना हर हाल में अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि इसे सुनिश्चित कैसे किया जाए। इसके लिए सरकार और लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारियां बिल्कुल क्लियर है। एक्ट लागू होने के ठीक 3 साल के भीतर हर पड़ोस में एक स्कूल खोलना अनिवार्य किया गया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों को पूरी फंडिंग आपस में शेयर करनी होगी। कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना होगा, और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग का इंतजाम करना होगा। भाग 3, प्रशासकों के लिए प्रतिबंध। ये हिस्सा स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सख्त नियमों और कंप्लायंस की बात की गई है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कुछ कड़े नियम हैं जिनका पालन करना ही होगा। एडमिशन के वक्त बच्चों या पेरेंट्स का कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जा सकता। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई बात नहीं, दाखिला देना ही होगा। और हाँ, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को फेल करके उसी क्लास में रोकना या स्कूल से निकालना पूरी तरह मना है। शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना की तो खैर कोई जगह ही नहीं है। साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में नहीं लगाया जा सकता, और वे प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते। ये रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हैं। और एक बात जो कानूनी नजरिए से बेहद क्रिटिकल है, एडमिशन के टाइम डोनेशन या कैपिटेशन फीस मांगना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसे सिर्फ एक पॉलिसी वायलेशन मत समझिएगा, ये कानून के तहत बाकायदा एक दंडनीय अपराध है जिसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। भाग 4, संचालन और संरचना मानक। आइए समझते हैं कि एक स्कूल को सही तरीके से चलाने के लिए किन अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ऑपरेशंस की बात करें तो हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी बनाना कंपलसरी है। यही कमेटी स्कूल के विकास की प्लानिंग करती है। कम्युनिटी का रोल बढ़ाने के लिए इस कमेटी के 75% सदस्य माता पिता होने चाहिए, और इतना ही नहीं, पूरी कमेटी की कुल सदस्य संख्या में से आधी यानी 50% महिलाएं होनी ही चाहिए। स्टाफिंग के रूल्स भी उतने ही कड़े हैं। जरा इस टेबल को देखिए। प्राइमरी लेवल पर यानी क्लास 1 से 5 तक 60 बच्चों पर कम से कम 2 टीचर्स होने चाहिए। अगर बच्चे 200 से ज्यादा हैं तो ये रेशियो 1:40 से ऊपर नहीं जा सकता। वहीं मिडिल स्कूल में फोकस एक्सपर्टीज पर शिफ्ट हो जाता है। विज्ञान, गणित, सोशल साइंस और भाषा जैसे हर मुख्य विषय के लिए कम से कम एक विषय विशेषज्ञ शिक्षक का होना
एकदम अनिवार्य है। सिर्फ स्टाफ ही नहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अप टू द मार्क होना चाहिए। पर्याप्त और सही क्लासरूम्स और बुनियादी ढांचा, इनके बिना कोई भी प्राइवेट स्कूल ना तो चल सकता है और ना ही उसे सरकारी मान्यता मिल सकती है। आसान शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना एक सख्त शर्त है। भाग 5, वर्तमान सीमाएं और चुनौतियां। चलिए अब इस पूरी पॉलिसी का एक आलोचनात्मक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में दिक्कतें कहाँ आती हैं। इस एक्ट की सबसे बड़ी खामी इसका अपना दायरा है। ये सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों को ही कवर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 6 साल से छोटे बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और 14 साल से ऊपर की सेकेंडरी एजुकेशन इस कानूनी छाते से पूरी तरह बाहर रह जाती है। बच्चे के विकास के ये सबसे अहम साल बिना किसी ठोस सपोर्ट के छूट जाते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर एक और बड़ी चेन रिएक्शन देखने को मिलती है। पॉलिसी कहती है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी CCE होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन की भारी कमी है। ऊपर से टीचर्स की शॉर्टेज पहले से ही बिगड़े हुए टीचर स्टूडेंट रेशियो को और खराब कर देती है। इस पूरी साइकिल का नतीजा ये होता है कि क्लासरूम में सीखने की जो एक्चुअल क्वालिटी है वो बहुत तेजी से नीचे गिरती है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब स्कूल चलाने के नियम और असल जिंदगी के संसाधनों की कमी आपस में टकराते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम कानूनी खानापूर्ति और असली लर्निंग क्वालिटी के बीच की इस गहरी खाई को कैसे पाटेगा? प्रशासक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो RT एक्ट का पालन करें, लेकिन सिर्फ एक मुफ्त नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी के लिए हमें किन बुनियादी बदलावों की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।